पिछले वीडियो में हमने कौओं के विषय में लेखिका की राय जानी थी कि उन्होंने कहा कि ये जो काकभुशुंडी है, कौआ है, बड़ा विचित्र प्राणी है। कैसे हम इसे आदर देते हैं और कैसे इसे अनादर देते हैं। पाठ आगे शुरू करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में, विवेचन माने व्याख्या, काक पुराण माने काक के विषय में बताने में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब जो कौवे दीवार के गमले के पीछे से छुआ छुअल का खेल खेल रहे थे, उनको देखने में अचानक लेखिका को बाधा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि गमले और दीवार की संधि, संधि माने बीच का जो गैप होता है, उसमें छोटे से जीव पर उन्होंने देखा एक छोटा सा जीव वहां दुबक कर बैठा है। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः माने शायद घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ माने सरलता से मिलने वाला, आहार माने भोजन। लेखिका कहती है, मैंने देखा ये कौवे क्यों खेल रहे हैं ऐसे। जब पीछे झांक कर देखा तो उसमें तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, जो शायद अपने घोंसले से गिर गया था और अब कौवे उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब दोनों कौवे, इनके दोनों की चोंच के दो घाव ही उस छोटे से जीव के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिल्कुल शांत, डरा हुआ सा गमले के पीछे चिपका हुआ पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। महादेवी वर्मा के घर वाले उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। क्लास 7 में नीलकंठ में आपने देखा, जब वे मोर के बच्चे को लाई थी, तब घर में सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। अब यहाँ भी सब कह रहे हैं, तुम क्यों इनके पीछे परेशान हो रही हो? क्योंकि कौवे की चोंच लग गई है तो कोई बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर, हौले मतलब धीरे से, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका पशुओं से बड़ा प्यार करती थी। धीरे से उसे उठाकर कमरे में ले आई और रुई से उसके जो घाव थे, जो कौवों की चोंच से लगे थे, उनको साफ किया और उस पर पेंसिलिन की दवाई लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। छोटा सा बच्चा था। लेखिका ने उसे खिलाने का प्रयास किया। कुछ तो खा तो सकता नहीं था, इसलिए रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोकर उसके मुंह में डाली, लेकिन दूध की बूंदें भी उसके मुंह में ना जा पाई। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब बच्चा वो बड़ा होने लगा। तीसरे दिन तक लेखिका ने बड़ी उसकी सेवा की। तीसरे दिन तक वो आंखें खोलने लगा और अब पहचानने लगा। कांच के मोती जैसी उसकी आंखों को इधर उधर घुमाने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, मास माने महीने, अब 3-4 महीने में तो बड़ा हो गया। उसके स्निग्ध रोए, चिकने चिकने रोए जो गिलहरी के ऊपर होते हैं, झब्बेदार पूंछ, जो गिलहरी की पूंछ होती है ऐसी होती है जैसे ब्रश होता है, तो ऐसी झब्बेदार पूंछ थी और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब वो जब देखते थे सब उसे, तो सब बड़े हैरान होते थे। गिलहरी का रूप उसमें दिखने लगा था। उसकी जो झब्बेदार पूंछ थी और चिकने चिकने उसके रोए थे, चंचल चमकीली आंखें थी, सब बड़े हैरान होने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। देखिए लेखिका क्योंकि साहित्य को जानती हैं, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि जो गिलहरी है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ उन्होंने उस गिलहरी का नाम उन्होंने व्यक्तिवाचक देकर उसको गिल्लू कह दिया। इसलिए कहती हैं कि जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन हमने उसे व्यक्तिवाचक बना दिया और इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कहती है, मेरे घर में फूल की एक छोटी सी टोकरी रखी थी। मैंने उसमें रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर उसका बिस्तर बनाकर लटका दिया। यही उसका घर बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। 2 साल तक गिल्लू का घर वही रहा। गिलहरी का जीवन जो होता है छोटा ही होता है, 2-2.5 साल का होता है। 2-2.5 साल तक गिल्लू अब इस टोकरी में रहने लगा। खुद ही हिलाता था, उसमें झूला झूलता और मन के कहते हैं मोती, कंचे,
दो मोतियों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और बाहर वह न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। कार्यकलाप मतलब काम करने का ढंग। छोटा सा जीव था, लेकिन जिस तरह से वो काम करता था सब देखकर उसे बड़े हैरान होते थे।